हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं साइकोलॉजी का चैप्टर 5th। और जो चैप्टर 5th है इसका नेम है थेरेप्यूटिक अप्रोचेस। और इससे जो प्रीवियस हमने वीडियो के अंदर जो कंप्लीट किया था चैप्टर 4 जिसका नाम था साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पता चलने के बाद ही हम क्या करते हैं, क्लाइंट को या जो भी हमारा पेशेंट है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ अप्रोचेस यूज़ करते हैं ताकि वो ठीक हो जाए। ठीक है, तो जो भी अप्रोचेस यूज़ की जाती हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए, ठीक है, तो थेरेप्यूटिक अप्रोचेस के अंदर सबसे पहले देखो आ जाएगा करेक्टिव एंड हेल्पिंग इन नेचर। मतलब कि क्या है, कोई भी एक थेरेपिस्ट है, ठीक है, थेरेपिस्ट लगा लो या काउंसलर काउंसलर लगा सकते हो आप, या साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है। वो क्या करते हैं कि अगर उनके पास कोई भी क्लाइंट आता है, ठीक है, क्लाइंट का क्या करेंगे, करेक्टिव एंड हेल्पिंग इन नेचर। ठीक है, ये करेक्ट करते हैं और हेल्प करते हैं किसकी, क्लाइंट की, कि उसका जो मतलब कि बिहेवियर है, ये जो भी उसको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, कि वो इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, उसका जो बिहेवियर गड़बड़ हो चुका है, खराब हो चुका है, उसके बिहेवियर को करेक्ट किया जाए और उसकी हेल्प की जाए, किसकी, क्लाइंट की। फिर है रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट। इसमें क्या होता है, जो ये थेरेप्यूटिक अप्रोचेज होती हैं, ठीक है, थेरेपी के लिए जब कोई भी पेशेंट या क्लाइंट जाता है तो एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में। ठीक है, देन आपको आ जाता है नेचर एंड प्रोसेसेस ऑफ साइकोथेरेपी। अब इसका नेचर और प्रोसेस क्या है, सबसे पहला जो इसके अंदर पॉइंट आएगा वो है वॉलंटरी रिलेशनशिप। अब हम किसी को जबरदस्ती खींच के नहीं ला सकते कि आओ आपकी थेरेपी करनी है हमको। ये तो अंडरस्टूड है कि जिसको प्रॉब्लम है अगर वो खुद चल के आएगा, इट्स मीन कि वो अगर वॉलंटरी है, ठीक है, तभी हम उसको ट्रीटमेंट उसको दे सकते हैं कोई ना कोई। तो वॉलंटरी रिलेशनशिप होता है, कोई फोर्सफुली कोई रिलेशन नहीं बना सकते थेरेपिस्ट जो हैं अपने क्लाइंट के साथ। फिर है पर्पस इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इसका मेन पर्पस क्या होता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। पहला आ जाएगा आपका वॉलंटरी, दूसरा आ जाएगा सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। थर्ड है बिल्डिंग अ ट्रस्ट ऑफ द क्लाइंट। जो क्लाइंट उनके पास आ रहा है ना, तो उसकी जो भी कोई भी बात है, ठीक है, उसको मतलब ट्रस्ट वर्दी रखना है, मतलब विश्वास के अंदर लेकर आना है क्लाइंट को, कि उसकी कोई भी बात जो है लीक नहीं की जाएगी, कोई भी बात जो है बाहर नहीं बताई जाएगी। तो इससे जो क्लाइंट है वो खुल के जो है बात जो है बता पाता है काउंसलर को अपनी। फिर आ जाएगा चेंजिंग द मैलअडप्टिव बिहेवियर। जो क्लाइंट का मैलअडप्टिव बिहेवियर हुआ था, मतलब कि गलत या खराब चीजें उसने अडॉप्ट कर ली थी, मतलब गेन कर ली थी अपने बिहेवियर के अंदर, उसको क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है, उसका अल्टरनेटिव कुछ और ढूंढा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये 4 पॉइंट बन जाएंगे किसमें, नेचर एंड प्रोसेस ऑफ साइकोथेरेपी। देन उसके बाद आ जाता है आपको करेक्टरिस्टिक्स। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स के अंदर देखो क्या बता रखा है कि जो थेरेपिस्ट होता है वो क्या है, सिस्टमेटिक एप्लीकेशन करता है। सिस्टमेटिक एप्लीकेशन किसकी करेगा, उसने जो भी स्टडी कर रखी है, उसने जो भी मतलब डिग्री ले रखी है, वो जो जो भी चीजें उसने सीख रखी है उसको सिस्टमेटिक तरीके से क्या करेगा, अप्लाई करेगा। किसके ऊपर अप्लाई करेगा, जाके क्लाइंट के ऊपर अप्लाई करेगा। ठीक है, ऑफ प्रिंसिपल अंडरलाइन डिफरेंट थेरेपीज, जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो उसने थ्योरीज पढ़ रखी हैं, ठीक है, और उन्हीं के अकॉर्डिंग जो थेरेपी सूटेबल है अपने क्लाइंट के लिए उसको वो यूज करता है पेशेंट पर। ठीक है, पर्सन हु हैड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अंडर द एक्सपर्ट सुपरविजन। अब ये जो थेरेपिस्ट है, ठीक है, वो ऐसे ही नहीं किसी पे भी मुंह उठा के थेरेपी यूज कर लेगा उसको, ठीक है, कि कोई भी उसको ट्रीटमेंट देने लगेगा। उसको जो है, ये जो थेरेपिस्ट है इसने प्रैक्टिकल वर्क किया होना चाहिए, उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए उसको किसी की सुपरविजन के अंडर। मतलब कि कोई एक हेड है, ठीक है, कोई मेन है जो थेरेपिस्ट है, ठीक है, वो क्या है, मतलब इनकी देख रेख के अंडर ही क्या करते हैं, मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेते हैं और फिर वो क्लाइंट को ट्रीट करते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं हम किसी को कोई भी मतलब ट्रीटमेंट दे सकते बिना सीखे। देन इसके बाद आ जाता है आपको इंटरेक्शन बिटवीन पीपल। इसमें क्या है, लोगों के साथ क्या है, बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन की जाती है। हर एक जो भी पेशेंट आता है उसके साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, बोलचाल, ठीक है, उसके बारे में जानना। फिर है रिजल्ट इन थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप। अब क्या है, जो रिजल्ट इसका क्या निकलता है, जो थेरेपिस्ट जो है रिलेशनशिप बना लेता है, ठीक है, अपने क्लाइंट को ठीक कर लेता है, ठीक है, तो उसका रिजल्ट जो है क्या होगा, रिजल्ट इन थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप। कह रहे विच इज कॉन्फिडेंशियल। जो रिजल्ट है उसको क्या रखा जाता है, कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, किसी और को नहीं बताया जाएगा। सेकंड है इंटरपर्सनल, और ये क्या होगा, इंटरपर्सनल होगा, आपका ही रिजल्ट होगा, ठीक है, मतलब कि मतलब उसको पर्सनल रखा जाएगा। तीसरा है डायनेमिक। डायनेमिक के अंदर क्या है, जो भी थेरेपी आपको यूज की जा रही है, आप पहले आपका मैलअडप्टिव बिहेवियर था, फिर उसका अल्टरनेट ढूंढ के आपका जो बिहेवियर है ठीक किया गया, इसका मतलब क्या है, डायनेमिक होती है जो भी थेरेपी आपके ऊपर यूज की जाती है। ठीक है, देन इसके बाद आ जाता है एम। एम के अंदर क्या है
कि एम क्या है। कोई भी साइकोलॉजिकल थेरेपी हम यूज कर रहे हैं किसी भी पेशेंट के ऊपर, उसका एम क्या होगा, क्लाइंट बेटरमेंट। हम क्लाइंट की जो है मतलब उसको बेटर करना चाहते हैं, उसका जो भी मतलब कि मैलअडप्टिव बिहेवियर है उसको बेटर किया जाता है। फिर लेसनिंग इमोशनल प्रेशर, जो उसको इमोशनल प्रेशर अंदर से बनते हैं उसको क्या है, लेस किया जाता है, खत्म किया जाता है। उसकी पॉजिटिव ग्रोथ करवाई जाती है, उसको मॉडिफाई, उसके बिहेवियर, उसके जो हैबिट्स हैं, जो गलत हैबिट्स उसको पड़ चुकी हैं, जैसे ड्रग एडिक्टेड है कोई, ठीक है, गलत हैबिट पड़ने के कारण उसको क्या है, वो हैबिट उसकी छुड़वाई जाएगी। फिर उसका जो थिंकिंग पैटर्न है, जो वो गलत सोच के गलत बिहेव करता है, ठीक है, उसके थिंकिंग पैटर्न को ही चेंज किया जाएगा। थिंकिंग पैटर्न चेंज हो गया तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से उसके थिंकिंग पैटर्न को चेंज किया जाता है। फिर है चेंजिंग थिंकिंग पैटर्न एंड इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब उसका ये चेंज हो जाएगा थिंकिंग पैटर्न, तो उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, उसका सेल्फ एस्टीम बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद है इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस। और क्या है, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ने लगती है कि हाँ मुझे इस बात पे गुस्सा आता है, क्यों आता है, अगर मुझे गुस्सा आता है तो मैं किन चीज़ों को यूज़ करके अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल कर सकता हूँ। तो इस तरीके से क्या है, अवेयरनेस आनी स्टार्ट हो जाती है। फिर है उसके बाद फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग। और क्या है कि पेशेंट के अंदर कैपेसिटी बढ़ जाती है कि वो जब उसको पता चलने लगता है अपने बिहेवियर के बारे में, तो वो अपने डिसीजन मेकिंग को जो है क्या है, मतलब ये चीज़ उसके अंदर तेज होने लगती है, ठीक है। जो थेरेपिस्ट है वो उसको एक तरह से फैसिलिटेटर का काम करता है, हेल्प करता है अपने पेशेंट की कि वो क्या डिसीजन लेना चाहता है, ठीक है। तो एज अ फैसिलिटेटर जो है जो थेरेपिस्ट है वो उसके साथ काम करता है, और बाद में क्या है, धीरे धीरे उसको खुद से क्या है, इंक्रीज होने लगती है उसके बीच में ये हैबिट कि वो सेल्फ से जो है डिसीजन खुद से बनाना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ देखो क्या बताया गया, जो थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप है, अलायंस है दोनों के बीच में, थेरेपिस्ट और जो क्लाइंट है, ठीक है, उनके बीच में ना तो मतलब कि बहुत ही निदर पासिंग एक्वाइटेंस नोर आ परमानेंट। उनका जो रिलेशनशिप है ना वो ये नहीं है या तो बहुत लंबा चले या बहुत शॉर्ट पीरियड का हो, ठीक है। जितना टाइम पेशेंट ठीक नहीं होता बस उतना टाइम ही उनका रिलेशनशिप रहना चाहिए। मतलब कि कॉन्ट्रेक्चुअल होना चाहिए नेचर के अंदर, और लिमिटेड ड्यूरेशन होनी चाहिए। जैसे ही पेशेंट ठीक हुआ है तो उसको क्या है, मतलब कि वो टाइम पीरियड उनका खत्म हो जाता है आपस में। फिर है जो थेरेपिस्ट है, नीड टू बी एक्सेप्टिंग। जो थेरेपिस्ट है ना उसको कैसा होना चाहिए, उसको एक्सेप्टिंग होना चाहिए। उसके क्लाइंट को जो भी प्रॉब्लम है उसको वो सॉल्व करनी चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे वो मारता हो, पीटता हो, चिल्लाता हो, इरिटेट करता हो। पेशेंट को जो है, जो थेरेपिस्ट है वो पेशेंस के साथ जो है उसको मतलब एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। एम्पैथिक, जो इसकी पेशेंट की प्रॉब्लम है, ठीक है, उसकी पेशेंट की जगह पे खुद को रख के देखे जो थेरेपिस्ट है, फिर वो अच्छे से समझ पाते हैं अपने पेशेंट की प्रॉब्लम, ठीक है। जेन्युइन होना चाहिए, वार्म होना चाहिए, नॉट जजिंग। ऐसे नहीं कि पेशेंट के आते एकदम से उसको जज करना स्टार्ट कर दो, नहीं, पूरी मतलब की प्रॉब्लम सुने, ठीक है। फिर उसके बाद है शोइंग अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। और क्या है, जो भी जो मतलब कि आते हैं, पेशेंट आते हैं, उनको अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देना चाहिए, ठीक है, कि रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि मतलब जस्ट हम पैसों के लिए ही जस्ट अपने जो क्लाइंट की हेल्प कर रहे हैं, नहीं, एक तरह से अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड होना चाहिए, बिना किसी लालच के, एक रिस्पेक्ट के वे में जो है क्लाइंट को देखना चाहिए, ठीक है, और बिना किसी लालच के जो है उसको उसकी हेल्प करनी चाहिए। फिर है सिंपैथी। जो थेरेपिस्ट होता है उसके अंदर सिंपैथी भी होनी चाहिए, ठीक है, दया की भावना भी होनी चाहिए। फिर है इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। और क्या है, जो थेरेपिस्ट है वो उसके अंदर इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मतलब लोगों को समझने की, हर एक पर्सन को डिफरेंट वे से समझने की जो है एक कैपेसिटी उसके अंदर या एप्टीट्यूड होना चाहिए। फिर है एम्पैथी, उसके अंदर एम्पैथी भी होनी चाहिए। एम्पैथी का मतलब क्या है, एक होता है सिंपैथी, एक होता है एम्पैथी, इन दोनों के अंदर डिफरेंस है, ठीक है। सिंपैथी तो है कि अगर हमें किसी के ऊपर दया आ गई, ठीक है, तो हमने उसको कुछ मतलब कि दान में दे दिया, ठीक है, तो इस तरीके से हो गया सिंपैथी। एम्पैथी क्या होता है कि खुद को किसी पर्सन की जगह पे रख के देखना, ठीक है। जैसे कि एक बच्चा है, उसको शू के अंदर कोई चीज चुभ रही है, ठीक है, तो क्या है कि और कोई दूसरा पर्सन जो है उसके दर्द को बिल्कुल वैसे ही फील कर रहा है जैसे जो सामने वाले को हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल उसको ऐसे लगेगा कि मैंने पाँव जो है अपना शूज के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, और मेरे को भी कोई चीज चुभ रही है। तो इस तरीके से क्या, एम्पैथी, किसी के दर्द को बिल्कुल एज इट इज वैसे ही फील करना, वो होता है आपका एम्पैथी, ठीक है। सिंपैथी मतलब जस्ट दया। फिर उसके बाद आपको जो है आ जाता है इसमें, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मुलेशन ऑफ क्लाइंट्स प्रॉब्लम एंड क्लिनिकल फॉर्मुलेशन स्टेप। क्लिनिकल फॉर्मुलेशन के स्टेप कौन कौन से हैं, जैसे पेशेंट हमारे पास आया तो हम कौन कौन से स्टेप जो है फॉलो करेंगे, इसमें 3 स्टेप आ जाएंगे आपके, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे प्रॉब्लम को, जो भी हमारा क्लाइंट हमारे पास आए उसकी प्रॉब्लम देखेंगे। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया टू बी टारगेटेड फॉर ट्रीटमेंट। फिर सारी बात सुनने के बाद ये देखेंगे टारगेटेड एरिया कौन सा है, कौन सी जगह है जहाँ से गड़बड़ स्टार्ट हुई है
और इसको इम्प्रूव कैसे करना है, इसको ठीक कैसे करना है, उस एरिया को पूरी बात बता दी पेशेंट ने आपको आके, आपने सारी बात, उसकी सारी हिस्ट्री सुन ली, फिर आपको पता चला कि एक कॉर्नर ऐसा है जहां से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को पकड़ना है, टारगेटेड एरिया को आपने कैच करना है, ठीक है। देन आएगा चॉइस ऑफ टेक्निक फॉर ट्रीटमेंट। फिर उसके बाद आपने देखना कौन सी अप्रोच आपके पेशेंट ने जो आपको बात बताई है उसकी केस स्टडी करने के बाद, कि कौन सा जो ट्रीटमेंट है उसके लिए सेट बैठ रहा है, कौन सी थेरेपी उसके ऊपर लगाई जाए जिससे उसकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाए, ठीक है। देन थेरेपीज स्टार्ट करने से पहले जो है हम ये थोड़ा देख लेते हैं एक बार। ये देखो, इसमें आपको बताया गया है कि 3 थेरेपीज जो हैं इकट्ठी ली गई हैं। एक साइकोडायनेमिक थेरेपी ली है, दूसरा बिहेवियर थेरेपी ली है और तीसरा एग्जिस्टेंशियल थेरेपी ली है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर के अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है अगर आपको, ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास पॉइंट बने बनाए आपको मिल जाएंगे। जैसे कि आपको साइकोडायनेमिक थेरेपी आ गई, ठीक है, तो इसी के बारे में लिखा हुआ है। फिर बिहेवियर थेरेपी के बारे में लिखा है, फिर एग्जिस्टेंशियल थेरेपी के बारे में लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट बन जाते हैं इसमें से, ठीक है, एक एक लाइन के लगा लो। अब इसमें सबसे पहले हम साइकोडायनेमिक जो है थेरेपी पढ़ेंगे। इसमें कोज क्या होता है कि अगर किसी पर्सन को प्रॉब्लम आ रही है, हमारे क्लाइंट को प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें क्या कोज है। इंट्रासाइकिक कन्फ्लिक्ट, हमारे दिमाग के अंदर खुद ही कन्फ्लिक्ट बन जाते हैं जो हमें क्या है प्रेजेंट के अंदर और इन फ्यूचर जो है हमें प्रॉब्लम करनी स्टार्ट कर देते हैं। मतलब हमारे दिमाग में खुद से ही इंट्रासाइकिक, इंट्रा का मतलब होता है खुद में और इंटर होता है दूसरों में, इंट्रासाइकिक कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं हमारे माइंड के अंदर, जिसकी वजह से क्या है आगे चल के हमें प्रॉब्लम आती है हमारी लाइफ में, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा ड्यू टू, ये अब हुआ क्यों है, कहते हैं अनफुलफिल्ड चाइल्डहुड फियर और डिजायर। अब क्या है, पास्ट के अंदर हमारी कुछ डिजायर्स थी, कुछ इच्छाएं थी जो पूरी नहीं हुई हैं, ठीक है, या हमारे चाइल्डहुड का कोई फियर है, कोई डर हमारे अंदर पड़ा है जिसकी वजह से आज हमें प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, ये इसका रीजन हो गया। देन आ जाएगा मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। फिर हम इसका मेथड जो है क्या, कौन सा मेथड यूज करेंगे कि हमारे क्लाइंट को हम ठीक कर लें। इसमें हम लगाएंगे फ्री एसोसिएशन, ठीक है। अब फ्री एसोसिएशन किसका है, ये सिगमंड फ्राइड का है, ठीक है। सिगमंड फ्राइड ने जो है साइकोडायनेमिक जो है थेरेपी जो है दी है, ठीक है। इसमें क्या है, फ्री एसोसिएशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ ड्रीम्स। इसमें क्या किया जाता है, पेशेंट को एक काउच के ऊपर लिटा दिया जाता है, फिर उसको कहा जाता है कि आप जो है अनकॉन्शियस माइंड यूज करो, ज्यादा माइंड के ऊपर प्रेशर नहीं डालना है, जो भी बातें आपको याद आती हैं उसको आप धीरे धीरे बताते चलो, ठीक है। और फिर जो थेरेपिस्ट होता है वो सारी बात सुनता है, उसके बाद साइको एनालिसिस करता है, मतलब कि उसकी सारी बात सुन के एनालिसिस करता है, ठीक है। देन उसके बाद आ जाएगा नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट। दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा रहेगा। जो थेरेपिस्ट है इंटरप्रेट थॉट्स एंड फीलिंग ऑफ क्लाइंट, सारी बात सुनने के बाद जो थेरेपिस्ट है वो खुद क्या करता है, सारी बात को खुद वो इंटरप्रेट करता है, खुद बताता है सारी बात, ठीक है। और थॉट्स एंड फीलिंग ऑफ क्लाइंट, ठीक है, और क्लाइंट की बातों को भी वो क्या है एक्सप्लेन करता है, फिर अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता है उसको ईजी वे के अंदर, किसको, अपने क्लाइंट को। देन आ जाएगा बेनिफिट टू क्लाइंट। इससे क्लाइंट को क्या बेनिफिट होगा, वैल्यू इमोशनल इनसाइट ऑफ द क्लाइंट, जो क्लाइंट है उसको अपनी खुद की वैल्यू पता चलेगी, ठीक है, और इमोशंस के बारे में पता चलेगा, इनसाइट वो अपने अंदर देखना स्टार्ट कर देगा, उसको ये प्रॉब्लम आ रही थी तो ये जो प्रॉब्लम है उसको किस वजह से आई है वो इनसाइट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इससे बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाता है किसको, क्लाइंट को, उसको अपनी खुद की वैल्यू समझ में आने लगती है। ड्यूरेशन, कितने टाइम तक ये जो है रिलेशनशिप चलता है थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच में, ये है सेवरल ईयर्स, ये कई सालों तक जा सकता है, ठीक है, जो साइकोडायनेमिक है। देन इसके बाद आपको आ जाता है बिहेवियरल। बिहेवियरल जो आपकी थेरेपी है इसके अंदर क्या होगा कि फॉल्टी लर्निंग हो जाएगी, ठीक है। फॉल्टी लर्निंग बिहेवियर आपका हो चुका है, ठीक है, ये तो इसका कोज है, ठीक है, तभी हम बिहेवियरल अप्रोच लगाएंगे क्योंकि फॉल्टी लर्निंग हो चुकी है बिहेवियर के अंदर। फिर उसके बाद है ड्यू टू, फॉल्टी कंडीशनिंग, आपकी जो पास्ट के अंदर कोई फॉल्टी कंडीशनिंग हुई है, मतलब आपने कुछ गलत चीज़ें सीखी हुई हैं जिसके कारण आपका विश्वास भी उस चीज़ के ऊपर पक्का हो चुका है, ठीक है, आप वही गलत वे से करते आ रहे हो वो चीज़ें। आइडेंटिटी, फिर इसमें क्या करेंगे, मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, कौन सा जो ट्रीटमेंट का मेथड यूज़ करेंगे, आइडेंटिफाई हम करेंगे फॉल्टी बिहेवियर को सबसे पहले, क्योंकि बिहेवियरल थेरेपी ही लगाएंगे इसमें हम बिहेवियर को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, कि फॉल्टी कहाँ पे हुआ है बिहेवियर, ठीक है। पैटर्न सेट अप एंड अल्टरनेट, और उसकी जगह पे कोई अल्टरनेट बिहेवियर जो है सोच के अपने क्लाइंट को बताएंगे कि आप इसकी जगह पे ये चीज़ जो है यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा आपको यहाँ पे जो है कॉन्टीजेंसीज जो है बिहेवियर जो उसका, फिर जो उसको मतलब अल्टरनेट बताया जाएगा ना, वही कहा जाएगा उसको कि उसी के ऊपर आप एक्टिव रहो, ठीक है।
तो जो गलत बिहेवियर है उसको पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा, फिर उसके बदले में उसको मतलब अल्टरनेट कोई अदर बिहेवियर जो है सजेस्ट किया जाता है थेरेपिस्ट के थ्रू। फिर आएगा इसमें नेचर कैसा होगा दोनों का, क्लाइंट का और थेरेपिस्ट का। थेरेपिस्ट इज एबल टू रिमूव द फॉल्टी बिहेवियर एंड फाइंड आउट एडप्टिव बिहेवियर। जो थेरेपिस्ट है ना वो हेल्प करता है कि उसका फॉल्टी बिहेवियर तो उसने ढूंढ ही लिया है, ठीक है, उसको वो रिमूव करता है फिर ढूंढ के, और फिर रिमूव करने के बाद उसको एडप्टिव बिहेवियर भी सजेस्ट कर देता है, ये आपने ये वाला बिहेवियर एडप्ट करना है, मतलब सीख लेना है कि ये बिहेवियर सही है। फिर उसके बाद आ जाएगा इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, जो आपका क्लाइंट है कह रहे हैं इंस्टीट्यूटिंग एडप्टिव एंड हेल्दी बिहेवियर एंड थॉट पैटर्न्स। इससे क्या उसका जो बिहेवियर पैटर्न है, जो उसका थॉट पैटर्न है वो क्या है, करेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आ जाएगा एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। ये किस लिए यूज की जाती है, क्या है इसका कोज क्या है, कह रहे क्वेश्चन अबाउट मीनिंग ऑफ वंस एग्जिस्टेंस। जब जब बंदे को ये लगने लगता है कि मेरा इस दुनिया के अंदर आने का क्या फ़ायदा है या फ़ायदा नहीं है, उसकी वजह से क्या है वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोने लगता है, मतलब उसको प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, स्ट्रेस में चला गया, डिप्रेशन में चला गया, उसको जॉब नहीं मिली या और कोई रीज़न से क्या है, मतलब कि वो सेटिस्फाई नहीं अपनी लाइफ से। तो फिर क्या है कि वो अपने आप से खुद से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देता है, क्वेश्चन अबाउट मीनिंग कि मेरे यहाँ पर आने का फ़ायदा क्या है, दुनिया में आने का फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से उसको जो है मतलब कोज ऑफ प्रॉब्लम जो है स्टार्ट हो जाती है। फिर क्या है ड्यू टू करंट फीलिंग ऑफ लोनलीनेस एंड एलाइनेशन। और अब उसको क्या है मतलब लोनलीनेस फील होती है, अकेलापन फील होता है, ठीक है, और उसको एलाइनेशन फील होता है, मतलब अलग सा लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम आनी, डिप्रेशन में जाना स्टार्ट हो गया या स्ट्रेस हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद मेथड ऑफ ट्रीटमेंट क्या करते हैं हम इसमें, प्रोवाइड थेरेप्यूटिक। इसमें जो है जो थेरेपिस्ट है वो क्या करता है, एक जस्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है अपने पेशेंट को, ठीक है, जो कि क्या होगा एक्सेप्टिंग और पॉजिटिव होगा और नॉन जजमेंटल होगा। ऐसा एक बिहेवियर बना के दे देंगे, ठीक है, कि मतलब कि ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ से पेशेंट को प्रॉब्लम आई थी, ठीक है, अब उसको एक सही एनवायरनमेंट दे दिया जाता है जिसमें वो पॉजिटिव रहे, ठीक है, और क्या है एक्सेप्ट करे उस जो एनवायरनमेंट है वहाँ का, और नॉन जजमेंटल, उसको कोई भी जज नहीं करेगा वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है पेशेंट को। फिर क्लाइंट इज एबल टू टॉक फ्रीली। और जो क्लाइंट होता है ना उसको कहा जाता है फ्री माइंड होकर आपने बात करनी है, टॉक फ्रीली। थेरेपिस्ट इज जस्ट अ फैसिलिटेटर। और जो थेरेपिस्ट है वो जस्ट उसकी बात बैठ के सुनता है, उसको थोड़ा बहुत मोटिवेट करता रहता है और वो बोलता रहता है। प्रोवाइड एम्पैथिक एनवायरनमेंट। और जो थेरेपिस्ट होता है वो एम्पैथी, एम्पैथी का मतलब मैंने आपको अभी पहले बताया, एक तो होता है सिंपैथी, दूसरा है एम्पैथी। जो क्लाइंट है ना वो सेम अपने आप को भी उसी पोजीशन के ऊपर फील करता है जिस पे उसका पेशेंट होता है, ठीक है, मतलब थेरेपिस्ट खुद को ऐसा फील कर रहा है क्लाइंट के जैसा बिल्कुल। और क्या है एम्पैथिक एनवायरनमेंट क्लाइंट को जो है दे दिया जाता है, जिसके कारण जो है जो क्लाइंट है वो अपने आप को एक्सप्लोर कर पाता है कि उसको जो थेरेपिस्ट है वो ये खुद पूछता है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम आई है तो ये क्यों आई है। अगर ये सोचो कि अगर आपको सही एनवायरनमेंट मिलता तो आज आप कहाँ पे होते। तो इस तरीके से उसका माइंड जो है पॉजिटिव वे के अंदर लेके जाया जाता है, ठीक है। और जो क्लाइंट है वो अपने आप को मतलब देखना सीख जाता है कि कहाँ पे अगर क्या कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई है। एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है एज अ फैसिलिटेटर, जो है थेरेपिस्ट काम करता है वहाँ पे, ठीक है, अपनी बातों को नहीं थोपा जाता है, जस्ट एज अ फैसिलिटेटर काम करेगा जो थेरेपिस्ट होगा। देन आ जाएगा पर्सनल। इसमें जो है बेनिफिट क्या मिलेगा क्लाइंट को, पर्सनल ग्रोथ होगी उसकी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ, और वो खुद को समझना स्टार्ट कर देगा। देखो सभी के अंदर ये सेम लिख सकते हो, पर्सनल ग्रोथ होती है, ठीक है, खुद को सोचना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरीके से क्या है ये 6 पॉइंट आपके पास निकल के आ जाते हैं। ये वाली और ये वाली जो थेरेपी है ये फ्यू मंथ्स चल सकती है, और जो साइकोडायनेमिक है वो काफ़ी साल तक चल सकती है। इस तरीके से आपके 6 पॉइंट मतलब 6 लाइनें निकल के आ जाती हैं कि 6 व्यू पॉइंट आप दे सकते हो अगर 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है आपको। साइकोडायनेमिक थेरेपी आती है या बिहेवियरल थेरेपी आती है या फिर एग्जिस्टेंशियल थेरेपी आती है, या फिर आपको एक जो है सिचुएशन क्रिएट करके दे दी जाती है कि ये सिचुएशन है, बताओ आप कौन सी थेरेपीज में यूज करोगे, ठीक है। तो फिर आपको खुद को देखना होता है, ठीक है। अगर इंटरसाइकिक कन्फ्लिक्ट है तो भाई साइकोडायनेमिक थेरेपी लगेगी, अगर उसका बिहेवियर मैलएडप्टिव है तो बिहेवियरल थेरेपी लगेगी। अगर पर्सन को अभी प्रेजेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है अपनी लाइफ से, ठीक है, वो सेटिस्फाई नहीं है, इट्स मीन कि उसको एग्जिस्टेंशियल थेरेपी जो है इसमें यूज करनी पड़ेगी थेरेपिस्ट को। तो इस तरीके से आप जो है चूज करते हो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट। ओके।